जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन जो बात करेंगे, कल भी अपन ने जो देश में एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाया था। आज भी अपन यह वीडियो देश में जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, जो अभी एक मुद्दा चर्चा में आया है, उसको लेकर अपन वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्या है वो मुद्दा, क्या है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अभी 2-4 रोज पहले एक नोटिस आया सरकार की तरफ से कि 18 से 22 सितंबर के बीच में हम संसद का एक विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं। उसके तुरंत बाद एक मुद्दा जो बहुत हवा हुई, जिसकी बहुत चर्चा हुई, वो ये हुआ कि क्या सरकार एक देश एक चुनाव का जो है संविधान संशोधन विधेयक वो इसमें लाने जा रही है। क्योंकि ऐसे जो विधेयक होते हैं उनके लिए विशेष जो है सत्र की ही आवश्यकता होती है। तो यह चर्चा बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चली। आज अपन इसी चर्चा को लेकर अपन यह वीडियो बना रहे हैं। आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी ये वीडियो होने वाला है। इसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए मिलेगी दोस्तों। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे उसको सेट कर लें। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, क्या जो मुद्दा चल रहा है, एक देश एक चुनाव, इसको इंग्लिश में जो नाम दिया गया है वन नेशन वन इलेक्शन, ONOE, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये जो मुद्दा चल रहा है यह पहले भी कब आपको मैं बता दूं, 1952, 1957, 1962 और 1967, 1952, 57, 62 और 67, यह 4 चुनाव भी पहले जब हुए थे तब एक साथ लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, 52, 57, 62 और 67। उसके बाद में ये क्रम टूट गया था दोस्तों। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि आज ये जो मुद्दा उठा है, क्या इससे पहले भी चुनाव एक साथ होते थे? तो उसका उत्तर आपका हाँ में रहेगा कि हाँ होते थे। कब हुए हैं? 52, 57, 62 और 67 में एक साथ चुनाव हुए हैं। उसके बाद में ये क्रम टूट गया दोस्तों। जब 2014 में देश में सरकार चेंज हुई, पहले 2014 से पहले जो UPA की सरकार थी जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद में जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी सरकार बनी, उसके बाद में दोस्तों जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका एक विजन रहा है कि इस देश में एक देश एक चुनाव होने चाहिए। उन्होंने इसके बारे में कई बार चर्चाएं की हैं और उसी चर्चा को बल देते हुए अब उन्होंने क्या किया है, एक कमेटी का गठन कर दिया है दोस्तों। इस एक देश एक चुनाव पे उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, एक समिति बनाई गई है दोस्तों। उस समिति को क्या कहा गया है? HLC, उसको जो नाम दिया गया है HLC, उसको नाम दिया गया है। यह वीडियो दोस्तों आपको आने वाली आपकी जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें 1 से 2 प्रश्न देके जाएगा। अब मैं जो कमेटी बताऊंगा उसको ध्यान से देखना, सुनना आप, और उसको आप कहीं नोट डाउन कर सको तो नोट भी कर लेना, क्योंकि इस कमेटी में से आपको आने वाली एग्जाम के करंट क्वेश्चनों में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो ये कमेटी बनी है उसमें किस किस को शामिल किया गया है वो आप देखना। 1 नंबर पे श्री रामनाथ कोविंद जी। आप ये नाम आपको सुना लग रहा होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हुए हैं रामनाथ कोविंद जी। अब जो हैं राष्ट्रपति, उनसे पहले
जो थे ये रामनाथ कोविंद जी थे। इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। HLC का एक देश एक चुनाव के लिए जो कमेटी बनी है उसका अध्यक्ष श्री रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है। उसके बाद में श्री अमित शाह जी हैं जो वर्तमान में देश उसके वर्तमान में क्या हैं, गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी। उसके बाद में अधीर रंजन चौधरी, श्री अधीर रंजन चौधरी ये लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। श्री अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में सबसे बड़े दल के विपक्ष के नेता हैं, अर्थात ये कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, इसलिए इनको रखा गया है। श्री गुलाम नबी आज़ाद जी यह पहले राज्यसभा में भी जो हैं और लोकसभा में भी विपक्ष के नेता रहे हैं, इसलिए इनको रखा गया है। NK सिंह हैं, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप हैं, हरीश साल्वे, इनका नाम भी आपको सुना हुआ लगता होगा। यह हमारे देश के जो वरिष्ठ वकील आते हैं उनमें यह आते हैं, जो है अपने देश के जो भी कोई बाहर जो देश के जो कोई भी केस होते हैं उनमें ये देश का प्रतिनिधि करते हैं। यह देश के लिए जो है वकालत करते हैं, वो केस लड़ते हैं। आगे श्री संजय कोठारी, यह 8 सदस्यों की टीम है, इसमें एक अध्यक्ष और जो 7 हैं वो सदस्य हैं। एक अध्यक्ष है और जो सदस्य हैं वो कितने हैं दोस्तों, वो 7 सदस्य हैं। 8 सदस्यों की ये कमेटी गठित हुई है, उसमें अध्यक्ष श्री रामनाथ कोविंद जी जो अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और 7 इसमें सदस्य हैं। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है कि आपके जो हैं ये कमेटी गठित हुई है उसमें अध्यक्ष सहित कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं। अध्यक्ष के अलावा सदस्य कितने हैं, तो 7 सदस्य हैं। अध्यक्ष कितने हैं, तो 1 अध्यक्ष हैं। अब इसमें कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। विशेष आमंत्रित सदस्य श्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। ये श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, इनको जो है इस कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा है और यह है इसलिए इसमें इनको शामिल किया गया है। ये कानून मंत्री भी हैं, इसलिए इनको शामिल किया गया है। इसमें सचिव भी हैं श्री नितेन चंद्र सचिव हैं, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो कमेटी है इसमें 1 2 3 पार्ट हैं। एक में अध्यक्ष और सदस्य हैं 8, दूसरे में हैं विशेष आमंत्रित सदस्य श्री अर्जुन राम जी मेघवाल और तीसरे में सचिव श्री नितेन चंद्र जी। तो दोस्तों यह पूरी कमेटी बनाई गई है। इसको क्या कार्य दिया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये 52, 57, 62 और 67 इसमें जब चुनाव हुए तो लोकसभा और विधानसभा इन दोनों के एक साथ चुनाव हुए थे। अब जो ये कमेटी काम करेगी यह लोकसभा विधानसभा ये 2 तो हैं, इनके साथ साथ जो है स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव भी साथ करवाने के लिए यह काम करेगी। यह अपने जो है कार्य करेगी इन चीज़ों पे कि क्या समस्याएं आती हैं, क्या इसके फायदे होंगे, क्या नहीं होंगी, सारे एक साथ लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय और पंचायतों के चारों चुनाव एक साथ हो जाएं, इसके लिए यह कार्य करेगी। ये समिति सुझाव लेगी और जो इनको फैसले करने होंगे वो फैसले लेगी। उसके साथ साथ दोस्तों एक देश में एक चुनाव होंगे तो वोटर लिस्ट भी एक होगी, उसके लिए भी ये काम करेगी दोस्तों कि इसमें क्या कुछ होने जा रहा है। अब दोस्तों अपन इसमें बातें करते हैं कि इसके फायदे, और कोई भी चीज़ होती है तो उसमें कुछ समस्याएं भी आती हैं कि क्या क्या इसमें ये काम ऐसे होता है तो क्या क्या इसमें समस्याएं भी आएगी और क्या क्या इसमें पेच होंगे जो फंस सकते हैं और सरकार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहले अपन इनके देखते हैं दोस्तों फायदे। क्या देखते हैं दोस्तों फायदे, जो अच्छी चीज़ इसमें होंगी। दोस्तों अपन देखते हैं, आप सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप सारे
सब कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी पे समाचार देखते हैं, मोबाइल पे समाचार देखते हैं और चीज़ें देखते हैं। आजकल यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया है, यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं पत्रकारों के, उनमें भी आप देखते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, हर साल एक दो 5 राज्यों में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। तो उस चक्कर में दोस्तों आचार संहिता लगती रहती है, आचार संहिता लगती रहती है। जगह जगह जो विकास कार्य हैं उनमें बाधाएं आती रहती हैं, क्योंकि कभी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई, कभी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई, कभी पंचायत चुनाव की लग गई, कभी नगर पालिकाओं में चुनाव की लग गई। ऐसे आचार संहिताएं लगती रहती हैं। और 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है उसमें 1 वर्ष का कार्यकाल तो आचार संहिताओं में ही निकल जाता है। अगर दोस्तों यह व्यवस्था लागू हो जाती है हमारे देश में, क्योंकि ये पहले भी लागू हो चुकी है, पहले भी लागू थी, अभी भी ये लागू हो जाती है, तो इसमें ये जो एक साथ चुनाव होंगे उसमें एक बाहरी आचार संहिता लगेगी। उसके बाद में पूरे 5 साल या 4.5 साल, 4.5 साल, जब तक अगले चुनाव की आचार संहिता नहीं लगे तब तक पूरे जो हैं विकास कार्यों में और सरकार अपने कार्यों में ही लगी रहेगी। चुनावी मूड में उनको आना नहीं पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में दूसरा फायदा है, आप दोस्तों अपन जब बातें करते हैं, सरकार बातें करती है काले धन की, भ्रष्टाचार की, तो सबसे ज़्यादा काला धन, सबसे ज़्यादा पैसा आप सबको भी पता है कि चुनाव में बहाया जाता है, चुनाव में खर्च होता है। अगर अपन एक साथ चुनाव कराएंगे तो उनमें प्रत्याशियों के ऊपर वो पैसा डिवाइड हो जाएगा और उसमें जो काला धन है वो भी कम यूज होगा और पैसा भी कम बहाया जाएगा, पैसे की भी बचत होगी और यह पैसा आगे चल के क्या पता विकास कार्यों में वो नेता लोग लगा दें। दूसरा ये बात हुई। तीसरी दोस्तों, इससे जो है, जो पार्टियों का है, नेताओं का है, वो रोज़ रोज़ एक बहाना होता है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, अभी ये काम नहीं हो सकता, अभी ये काम नहीं हो सकता, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक बार चुनाव होंगे उसके बाद में आपको विकास कराना है, आपको काम करवाने हैं, वही प्रोसेस चलती रहेगी। बार बार चुनाव में जो है समय बर्बाद नहीं होगा, पैसा बर्बाद नहीं होगा। लोग देश की तरक्की के लिए, ये नेतागण अगर सोचेंगे तो ये सारे काम होंगे। आगे दोस्तों इसमें कई प्रकार की समस्याएं भी आती हैं, उन पे अपन बात करेंगे। क्या समस्याएं आती हैं? जैसे दोस्तों इसमें समस्याएं ये आती हैं दोस्तों, जैसे कोई सरकार है, जैसे राजस्थान की ही सरकार मान लो, राजस्थान की सरकार है, और राजस्थान को आप एक बार छोड़ दो, अभी कुछ समय पहले एमपी में, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे पिछले विधानसभा के, तब सरकार बनी थी कांग्रेस की, कमलनाथ जी उसमें मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद में उनके कुछ विधायक टूट के जो है अपने बीजेपी में शामिल हो गए और वहाँ पे जो है सरकार बीजेपी की बन गई। या दोस्तों ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसका मैं अभी बताऊंगा। या फिर दोस्तों ऐसा हो कि किसी सरकार को किसी राज्य में स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, या फिर कोई उस समर्थित सरकार या समर्थित पार्टी उससे अपना जो है समर्थन वापस ले ले। इन 2-3 स्थितियों में क्या हो, यह सबसे बड़ी समस्या इस टीम के सामने आएगी कि अगर कोई पार्टी अपना समर्थन वापस ले ले, वो सरकार गिर जाए तो क्या हो, या फिर कोई जो पार्टी है या फिर कोई नेता लोग है जो पार्टी चेंज कर लें अपने निजी स्वार्थ के लिए, या कैसे भी मान लो, उस समय वो सरकार गिर जाए या सरकार जो है उसका समर्थन कम हो जाए, सरकार बहुमत हासिल नहीं कर पाए, तो उस समय क्या हो, ये समस्याएं इसमें आएंगी। अब उन पे क्या विचार होता है कि मध्यावधि चुनाव हो, जितने समय के लिए वो उस सरकार का कार्यकाल बचा है उतना, या सबसे बड़े दल को बहुमत जिसके पास है उसको दल का नेता बना के विधानसभा चलाई जाए। ये सारी चीज़ें यह कमेटी अब इन पे निर्णय लेगी, ये समस्याएं आती हैं। अब दोस्तों एक और इसमें समस्याएं आएंगी, वो सरकार के पास। अब सरकार के लिए इसमें क्या समस्याएं हैं? जो भी वर्तमान में मोदी सरकार है, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, प्रधानमंत्री हैं वो अपने देश के, उनके सामने ये एक देश एक चुनाव जो है वो कैसे ये रूल में कैसे लाया जा सकता है।
अब दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताऊं, इसमें क्या होता है दोस्तों, 3 प्रकार से कोई भी चीज़ है, संशोधन है या जो विधेयक पास करवाने होते हैं, वो 3 प्रकार से विधेयक पास होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत से, एक होता है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से जो चीज़ें पास होती हैं, इस सरकार को दोस्तों कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इनके पास में लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में भी ये अपने बहुमत के आसपास है, ये पास करवा लेते हैं। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत का मतलब होता है संसद के जितने कुल सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनका 2/3 बहुमत से वह संशोधन पास होना चाहिए। जैसे कि राज्यसभा में जो जितने सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत से यह संशोधन ये जो है ये पास होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक देश एक चुनाव के लिए अगर कानून बनेगा, अगर यह पास होगा बिल, तो उसके लिए संविधान में भी संशोधन करने पड़ेंगे। अब संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं वो 2/3 बहुमत से ही किए जाते हैं। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो है 50% राज्यों से भी वो पास होना चाहिए या विधानसभाओं से भी वो पास होना चाहिए। 50% राज्यों से पास होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी जैसे जीएसटी का कानून बना तो वह संविधान संशोधन हुआ, तो ये तीनों प्रोसेस से वो गुजरा। 2/3 बहुमत से भी सरकार ने उसको पास कराया और 50% से ज़्यादा राज्यों से भी सरकार ने उसको पास करवाया। तो अब सरकार के सामने अगर यह कानून बना के लाती है तो ये समस्याएं रहेंगी, यहाँ से सरकार को उसको पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद में जाके उस पर राष्ट्रपति जी के साइन होंगे। यह सारी चीज़ें दोस्तों इस एक देश एक चुनाव को की जो नीति है, जो कानून बनाया जा रहा है, उसको पास करवाने के लिए यहाँ से इसको गुजरना होगा साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत से, और 50% राज्यों से भी, राज्यों की विधानसभाओं से भी इसको पास करवाना होगा। दोस्तों यहाँ भी सरकार को समस्याएं नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 12-13 के करीबन राज्यों में सरकार की इस पार्टी की सरकारें हैं। यहाँ 2/3 बहुमत में इनको समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि राज्यसभा में इनका बहुमत कम है। साधारण बहुमत से तो ये नॉर्मली हर विधेयक पास करवा ही लेते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों सरकार के लिए समस्याएं हैं। यहाँ मेरे कहने का जो मतलब था वो था, अभी ये जो मुद्दा चल रहा है एक देश एक चुनाव, काफ़ी चर्चाओं में ये है, काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है। पक्ष विपक्ष इस पर, सरकार और विपक्ष इस पर अपनी राय दे रहे हैं। सरकार कुछ बोल रही है, विपक्ष कुछ बोल रहा है। सरकार बोल रही है इसके फ़ायदे होंगे, विपक्ष बोल रहा है यह डर गई है सरकार, इसलिए ये सारे ऐसे काम करवाना चाह रही है। तो देखते हैं दोस्तों आगे इसमें क्या प्रोसेस होती है, क्या ये सरकार इसमें कुछ चेंजमेंट करती है, संविधान संशोधन करती है, ये तो अभी देखने का है। क्योंकि ये कमेटी अभी बनी है, इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। अब ये अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद में ड्राफ्ट तैयार होगा। आगे भी इसके संबंधित कोई जानकारी आएगी, हम ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को मेरे साथ ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो देखते देखते जानकारी अच्छी लगी तो लाइक भी अभी कर लें, नीचे जो अंगूठे का बटन है उसको दबा दें, लाइक करें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।